स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसपी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सुष्मिता एसपी पे। तो क्लास 10 जैसा कि कल आप लोगों का साइंस का एग्ज़ाम है और डेफिनेटली आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है, बिकॉज़ मेरे चैनल पे मैंने पहले भी साइंस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो जस्ट ये क्वेश्चंस आप लोगों को मैं ले करके आ रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि ये क्वेश्चंस भी आप लोग देख लो। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है तो जाकर मेरे चैनल पे आप लोग साइंस के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो देख सकते हैं, जो कि पहले से अपलोडेड है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए हम सबसे पहले ज़्यादा बातें ना करते हुए सबसे पहले हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जैविक आवर्धन क्या है? क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होगा? तो पहला क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछा है। जैविक आवर्धन क्या है? नेक्स्ट है, क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होगा? तो यहाँ पे देखते हैं, हम देख लीजिए। जैव अनिम्नीकरणीय रासायनिक पदार्थ जैसे कीटनाशक आहार श्रृंखला के माध्यम से पौधों द्वारा अवशोषित हो जाने के बाद उपभोक्ता के शरीरों के वसीय ऊतकों में संचित होते रहते हैं। ठीक है, जैव अनिम्नीकरणीय रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं? आहार श्रृंखला के माध्यम से पौधों द्वारा अवशोषित हो जाने के बाद उपभोक्ता के शरीरों के वसीय ऊतकों में क्या हो जाते हैं? संचित होते रहते हैं। चूँकि मनुष्य सर्वोच्च उपभोक्ता है, अतः ये रसायन मनुष्य के शरीर में अंतिम रूप से पहुँचते हैं और संचित हो जाते हैं। वहाँ मनुष्य के वसीय ऊतकों में इन पदार्थों का सांद्रण बढ़ता रहता है, जैसे जैव आवर्धन कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? जैव आवर्धन कहते हैं। हाँ, पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर यह आवर्धन भिन्न भिन्न होगा तथा सर्वोच्च स्तर पर जैव आवर्धन सर्वाधिक होगा। तो पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर आवर्धन जो है वो भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा, और सर्वोच्च स्तर पर जैव आवर्धन सर्वाधिक होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारी गतिविधियाँ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करती है? हमारी कोई भी गतिविधि पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती है? तो आइए देखिए, आज सारा विश्व पर्यावरणीय संकट से जूझ रहा है। तीव्र से तीव्रतर विकास एवं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पाने की होड़ में हम लोगों ने पृथ्वी का चेहरा ही बदल डाला। बिल्कुल ही सच है कि हम लोग पूरा पृथ्वी का चेहरा ही क्या कर दिया है? बदल डाले हैं। विषैली गैसों के उत्सर्जन से हवा में जहर घुला हुआ है। नदियाँ संदूषित हो गई है। वनों को काटकर समतल जमीन बनाकर उस पर नगर, शहर और उद्योग बस गए हैं। वनों को क्या किया गया है? काट दिया गया है और उस पर समतल जमीन बनाकर उस पर क्या कर दिया गया है? नगर बसा दिया गया है, बिल्डिंग्स बना दिए जा रहे हैं। सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पेड़ पौधों को काट के क्या हो रहा है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं लोग, और ये नहीं सोच रहे कि पेड़ पौधा जो काट दे रहे हैं इससे कितना ज़्यादा हानि हमें हो सकता है। फिर उद्योग बस रहा है। देखिए, हमारी गतिविधियों के कारण जो पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई है वो निम्नलिखित है। क्या क्या उत्पन्न हुई है? जलवायु एवं मौसम में परिवर्तन आया है। अभी अभी देखना, बारिश के समय में बारिश नहीं होती है, अच्छी फसल नहीं हो पा रही है। गर्मी के टाइम पे इतनी गर्मी पड़ती है कि लोगों का हालत ख़राब हो जाता है। ठीक है, ठंड के दिन में ठंडा ज़्यादा नहीं होता है। जैव विविधता का विनाश हो गया है। ठीक है, इसके कारण क्या हो गया? जैव विविधता का विनाश हुआ है। नेक्स्ट, जल, वायु एवं मृदा का प्रदूषण हो रहा है। जल का, वायु का और मृदा का प्रदूषण हो रहा है। वनों का वृहद पैमाने पर विनाश हुआ है। जल संसाधनों का संकुचन एवं दुरुपयोग हो रहा है। ओजोन परत का क्षय हो गया है। ग्रीन हाउस प्रभाव एवं पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो गई है। अम्लीय पदार्थों की वर्षा,
अब क्या हो रही है, अम्लीय पदार्थों की वर्षा हो रही है, ठीक है। तो ये सभी क्या हुए हैं, दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। किस वजह से, ये जो पर्यावरण में हम जो कर रहे हैं, पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं, अपने सुविधा के लिए लोग बड़े बड़े उद्योग ये सब जो है ना, लाइक क्या कर रहे हैं, ये हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। मानव जो कुछ भी कर रहे हैं, लाइक हम लोग जो कुछ भी, हमारी जो गतिविधियां है उसके कारण पर्यावरण जो है इस प्रकार से क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन से 2 लाभों को लिखना है। कायिक प्रवर्धन से क्या लाभ है और कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, दोनों का एक ही आंसर होगा। तो देखिए, सभी नए पौधे मातृ पौधे के समान होते हैं। कायिक प्रवर्धन से क्या होता है, कोई भी नया पौधा मातृ पौधे के समान होते हैं। इस प्रकार एक अच्छे गुणों वाले पौधों से कलम द्वारा उसके समान ही अनेक पौधे तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है, फलों द्वारा उत्पन्न सभी बीज समान नहीं होते, परंतु कायिक जनन द्वारा उत्पन्न पौधों में पूर्ण समानता होती है। तो फल के द्वारा जो फल द्वारा जो बीज होता है वो समान नहीं होता है, परंतु कायिक प्रवर्धन जनन द्वारा पौधे जो है सभी पौधे समान होते हैं। नेक्स्ट, कायिक जनन द्वारा नए पौधे थोड़े समय में ही प्राप्त हो जाते हैं। कायिक जनन के द्वारा जो पौधे होते हैं, नए पौधे, वो बहुत थोड़े समय में प्राप्त होते हैं। वे पौधे जो बीज द्वारा सरलता से प्राप्त नहीं किए जा सकते, कायिक जनन द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, केला, अंगूर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। कायिक प्रवर्धन से 2 लाभ लिखिए। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं, मैंने बहुत टाइम पे कमेंट देखा है कि मैम ये नहीं आया, ये नहीं आया। अरे मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रही हूँ, मैं क्वेश्चन तैयार नहीं करती हूँ ना, लेकिन मैं आप लोगों को जो क्वेश्चंस बता रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, आप उसको भी पढ़ लो। मेरा कहने का ये मतलब है, बोर्ड का एग्ज़ाम है और बोर्ड एग्ज़ाम में आपको पूरा बुक खंगालना है, पूरा बुक पढ़ना है। मैं अपने तरफ से आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती हूँ जो कि आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। और जब जैसा भी क्वेश्चन, अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आए तो वहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। बोर्ड में कुछ नहीं है कि आपको यही एक क्वेश्चन पढ़ना है या यही 15 क्वेश्चन पढ़ के जाना, ऐसा नहीं होता है बोर्ड एग्ज़ाम। हमारे टाइम में भी हमने बोर्ड एग्ज़ाम दिया है, उस वक्त एक छोटा से छोटा चीज़ भी आपको माइंड में रखना होता है, ठीक है। आपको पूरा बुक पढ़ना होता है। तो अभी जो भी क्वेश्चंस मैं कराते जा रही हूँ ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसे भी देख करके जाओ, ठीक है, ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्यों में बौनापन का क्या कारण है। मनुष्य जो बौना होते हैं उनका क्या कारण है। तो मनुष्यों में लंबाई में वृद्धि को उत्प्रेरित करने वाला हार्मोन पीयूष ग्रंथि में बनता है। कहाँ पे बनता है वृद्धि करने वाला हार्मोन, पीयूष ग्रंथि में। इस हार्मोन का स्राव यदि बाल्यावस्था में कम हो जाए तो वृद्धि रुक जाती है, जिसे बौनापन कहते हैं। यद्यपि पीयूष ग्रंथि बहुत से हार्मोनों का स्राव करती है, पीयूष ग्रंथि क्या करती है, बहुत सारे हार्मोनों का स्राव करती है, तथापि वृद्धि हार्मोन की कमी या अधिकता ही वृद्धि को प्रभावित करती है। वृद्धि हार्मोन का कमी होना या अधिकता होना ही वृद्धि को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा कि मनुष्य में बौनापन का क्या कारण है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के 3 हार्मोन तथा कार्य लिखे, ठीक है। अब देखिए, मनुष्य में बौनापन का क्या कारण है, ठीक है। तो इसमें वृद्धि हार्मोन का कारण है। अभी पूछ रहा है कि मनुष्य के 3 हार्मोनों का नाम और उसका कार्य लिखना है। तो आइए यहाँ पे भी देखो, जब आप मनुष्य में बौनापन का कारण लिख रहे हो, अगर आपसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पे आप कैसे डील कर सकते हो कि मनुष्य के शरीर में 3 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, ठीक है।
उसके बाद आप लिख सकते हो कि वृद्धि हार्मोन जो है मनुष्य में बौनापन का ये कारण है। तो इससे क्या होगा, आपका आंसर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इसमें आपको माइंड लगाना होगा कि मैं कैसे आंसर लिखूं जिससे मेरा आंसर भी थोड़ा बड़ा हो जाए और जो मेरा कॉपी जो टीचर चेक कर रहे हैं उनको लगे कि बच्चे जो है जो बच्चा का मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ वो पढ़ा है, उसे पता है सब कुछ। ठीक है, ये ट्रिक होता है। तो मनुष्य के 3 हार्मोन का नाम, मनुष्य में जो 3 हार्मोन पाया जाता है उनका नाम और कार्य है। पहला है थायरोक्सिन हार्मोन। इसका कार्य क्या है, यह हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय को नियंत्रित करता है। ये जो हार्मोन है वो शरीर में कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और वसा के उपापचय को क्या करता है, नियंत्रित करता है। नेक्स्ट हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट उपापचय की दर को बढ़ाता है। ये क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट और उपापचय की दर को बढ़ाता है। वृद्धि हार्मोन क्या करता है, शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। प्रतिवर्ती जो क्रिया होती है उसमें मस्तिष्क की क्या भूमिका है। तो मस्तिष्क शरीर का एक मुख्य समन्वय केंद्र है। यह मेरु रज्जु से प्राप्त की गई सूचनाओं पर सोचने एवं उसके विश्लेषण करने का कार्य करता है। मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रियाओं के संदेश भेजे जाते हैं। कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं सीधे मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। तीव्र प्रकाश में हमारे नेत्र की पुतली का संकुचित होना इसका एक उदाहरण है। तो प्रतिवर्ती क्रिया यहाँ पे देखिए, मस्तिष्क क्या करता है, शरीर का एक मुख्य समन्वय केंद्र है और ये मेरु रज्जु से प्राप्त की गई सूचनाओं पर सोचने एवं उसका विश्लेषण करने का क्या करती है, कार्य करती है। मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रियाओं के संदेश भेजे जाते हैं और कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं सीधे मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। जैसे अगर कोई तीव्र गति से प्रकाश आ रही है आपके आँखों में, तो क्या होता है कि हमारा जो पुतली होता है वो सिकुड़ जाता है, हम उतने तेज प्रकाश को ले नहीं पाते हैं। तो ये एक उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या करना है। मनुष्य में बताना है कि दोहरा परिसंचरण क्या है, उसका आपको व्याख्या करना है। तो मनुष्य में रक्त को हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है, इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो मनुष्य में रक्त को क्या होता है, हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है और इसी को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, सिराओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त हृदय में लाया जाता है और हृदय उसे शुद्ध होने के लिए अलग मार्ग से फुफ्फुस में भेज देता है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड बाहर विसरित हो जाती है और ऑक्सीजन रक्त में आ जाती है। इस प्रकार ऑक्सीजन युक्त रक्त पुनः हृदय में आ जाता है, जिसे शरीर के अंगों में पहुंचाने के लिए पंप कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण हो रहा है। एक तरफ तो अशुद्ध रक्त को साफ किया जा रहा है और फिर दूसरी तरफ शुद्ध रक्त को शरीर में पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है, इसका कारण बताना है। तो तांबा पर क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की हरी परत बन जाने के कारण उसका रंग मलिन हो जाता है। जब तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है तो नींबू या इमली में उपस्थित अम्लीय पदार्थ क्षारीय कॉपर कार्बोनेट से अभिक्रिया कर उसे तांबे के बर्तन से अलग कर देता है, जिससे बर्तन साफ होकर चमकने लगता है। ठीक है, वो क्या करेगा, जब नींबू या इमली को हम लोग क्या करते हैं, रगड़ते हैं उस बर्तन में, तो ये क्या करेगा, कॉपर कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है और वो बर्तन से अलग कर देता है उसको, जिससे बर्तन साफ होकर चमकने लगता है। खट्टे पदार्थ क्षारीय कॉपर कार्बोनेट को हटाने में सक्षम होता है, इसीलिए खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। इसीलिए हम लोग देखना
घर पे भी मम्मी लोग होती है, वो लोग क्या करते हैं, तांबे के बर्तन को नींबू वगैरह से, इमली वगैरह से साफ़ करते हैं, जिससे कि वो साफ़ हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत टोस्टर तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। ताप में परिवर्तन से प्रतिरोधकता में परिवर्तन की दर अपेक्षाकृत कम होती है, अतः उच्च ताप पर इसका शीघ्र ही ऑक्सीकरण नहीं होता। इस कारण इसका उपयोग इस्त्री, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत तापन युक्तियों में होता है। ठीक है, तो मिश्र धातु का प्रयोग क्यों होता है? तो क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता जो है वो शुद्ध धातु की अपेक्षा ज़्यादा होती है। ठीक है, और यह अतः उच्च ताप पर इसका शीघ्र ही ऑक्सीकरण नहीं होता है। इसके कारण ही इस्त्री, टोस्टर आदि में विद्युत तापन युक्तियों में इसका उपयोग किया जाता है मिश्र धातु का। ठीक है, तो जितने भी सारे क्वेश्चन अभी मैंने आप लोगों को बताए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को भी आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आप लोगों को आपके स्टडी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते हैं, स्टडी का अपडेट्स मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का एग्ज़ाम कैसे हुआ आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। एंड बहुत अच्छे से डरना नहीं है, बहुत अच्छे से कल का एग्ज़ाम भी आप लोग दीजिएगा। एंड आप लोगों का रिज़ल्ट, आई होप, मैं यही प्रे करती हूँ कि आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे।